एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी, बिकॉज़ मेरे घर में शादी थी और वो जस्ट कल ख़त्म हुई और आज बिल्कुल अभी मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ। और इस वीडियो में हम जो डाल रहे हैं ना, वो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम जीएसटी के बारे में। देखिए, जीएसटी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि 1 तारीख से जीएसटी लागू हो गया है, ठीक है। और जब जीएसटी लागू हुआ है तो इसका मतलब ये पूरे देश पे लागू हुआ है, पूरे देश पे इसका असर पड़ रहा है। और जब पड़ रहा है तो एग्ज़ाम पे तो पढ़ना लाजमी है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे, ठीक है। चाहे इसके बेनिफिट्स हो, चाहे क्या होता है, चाहे मैं कहूँगा जीएसटी की फुल फॉर्म, वो तक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि यार जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम पूरा आज देखेंगे पूरे जीएसटी के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है जीएसटी और क्या हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गए हुए। तो सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी होता क्या है? देखिए, जीएसटी की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। क्या है? यूनिफाइड का मतलब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, ठीक है। देखिए, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। ये मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की वीडियो में बताया है, पर फिर भी मैं आपको छोटा सा सिंपल वे में एक बता दे रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनको हम सरकार को देते हैं पर इनडायरेक्टली देते हैं। कैसे? मान लीजिए, देखिए, डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हमारा इनकम टैक्स, ठीक है, हम सीधे सरकार को इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। पर इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम सीधे सरकार को नहीं देते, हम किसी एक मिडिल पर्सन को देते हैं और वो सरकार को देता है। जैसे मूवी देखने गए, आप कहीं मॉल में मूवी देखने जाते हैं तो देखना उस टिकट पे आपको उस मूवी पे टैक्स लगता है, आपका सर्विस टैक्स लगता है, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, आपका वैट लगता है, जो भी आपको लगना चाहिए। आप कुछ बैग खरीद रहे हैं, कोई कपड़े खरीद रहे हैं, उन सब पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। आप किसको पे कर रहे हो? आप मूवी वाले को पे कर रहे हो, आप दुकानदार को पे कर रहे हो वो टैक्स, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? वो दुकानदार सरकार को पे कर रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ? आपने तो दुकानदार को पे करा पर दुकानदार ने सरकार को पे करा, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, क्योंकि आप सीधे सरकार को नहीं दे रहे होते हैं, ये घूम फिर के सरकार तक पहुंचता है, ठीक है। और ये पूरे देश में लागू हुआ है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, ओके। तो मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लागू हुआ है, डायरेक्ट टैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स वगैरह वो सब बिल्कुल सेम है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स पे क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी तुरंत, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह जो था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। पर इसमें से हम सिर्फ बात करेंगे जीएसटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, बिफोर जीएसटी, कि जीएसटी से पहले टैक्स कैसे लगता था, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो टैक्स इज लीव्ड एट ईच स्टेट सेपरेटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एट वेरिंग रेट्स, ठीक है। देखिए, जब जीएसटी नहीं था अभी, मतलब 1 तारीख से पहले, तो क्या होता था कि अलग अलग टैक्स, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे लगता था। जैसे अगर कोई सेंट्रल से कोई चीज़ आ रही है तो सेंटर अपना अलग टैक्स लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट अपना अलग टैक्स लेगा, ठीक है। अब देखिए, सेंटर के टैक्स और स्टेट के टैक्स वो कौन कौन से, तो वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। और जीएसटी में क्या फ़र्क पड़ा कि जीएसटी ने क्या करा, सारे टैक्सेस को हटा दिया, कोई सेंटर नहीं, कोई स्टेट नहीं, मिला के एक सिंगल टैक्स कर दे कि हाँ यार इतना टैक्स तुम भर दो ओवरऑल, ठीक है। अलग अलग टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के लिए। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से आपको इसमें समझाता हूँ कि एग्जांपल से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं हम कि देखिए, कोई बाइक होलसेलर है, ठीक है, वो एक तो विदाउट जीएसटी बाइक बनाता है और एक जीएसटी के साथ बाइक बनाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है उसने क्या हुआ, 90,000 में एक बाइक बना दी। प्रोडक्शन सेम, दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो जीएसटी के साथ हो चाहे जीएसटी के अलावा हो, क्योंकि चेंजेस तो टैक्स में हो रहे हैं ना, प्रोडक्शन कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट कोई भी चीज़ की हमेशा, अब देखिए, आ सकता है
कि जीएसटी हमारा जो है वो 28% है, तो अगर हमारा विदाउट जीएसटी 90,000 था हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, वो विद जीएसटी कितना रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेम रहेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉफिट मार्जिन 10%, ठीक है, मतलब 10,000, ठीक है, ये भी एकदम सेम रहेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट मार्जिन है। प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन, देखिए प्रॉफिट मार्जिन को 10% रखा गया है, मतलब 1 लाख का 10%, मतलब 10,000। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला के 1 लाख। ठीक, ये है तो सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट का मामला। ठीक है, ना प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, ना प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एक्साइज ड्यूटी वगैरह। देखिए एक्साइज ड्यूटी ये क्या है, ये एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये था 15,000 रुपये, 15%। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी 15% था, तो हमने क्या करा, विदाउट जीएसटी तो 15,000 हमारा लगा, जीएसटी में नहीं लगा। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,15,000, और ये सिर्फ 1 लाख ही रही, क्योंकि 15,000 हमारा एक्साइज ड्यूटी जुड़ गया। ठीक, अब आते हैं हम स्टेट लेवल वगैरह पे या फिर जीएसटी पे। तो देखिए 14% वैट लगता है हमारा, तो मतलब 16,100 रुपये जीएसटी में नहीं लगे, विदाउट जीएसटी लग रहे हैं। ठीक है, अब ओवरऑल क्या हुआ, अब हमने क्या करा, जीएसटी को जोड़ दिया। ठीक, जीएसटी को जोड़ा, तो देखिए जब विदाउट जीएसटी की बात हो रही है तो हम यहाँ कुछ नहीं जोड़ेंगे। और जीएसटी कितना है हमारा ओवरऑल, 28% लगता है सारे टैक्सेस को मिला के, तो मतलब 28,000 रुपये। ठीक है, 1 लाख का 28%, 28,000 रुपये। तो क्या हुआ हमारा, अब जो फाइनल प्राइस आया देखिए वो क्या आया कि 1,31,100 रुपये। ये तब था जब हमारा जीएसटी लागू नहीं हुआ था, और अब क्या हो गया, 1,28,000 रुपये। तो लगभग कितना असर पड़ा, 3,000 रुपये का असर पड़ा इसमें। ठीक है, दोनों में ये 3,000 रुपये कम हो गया। ठीक, तो ये होता है देखिए पूरा एक प्रोसीजर जीएसटी को काउंट करने का और कैसे प्राइस कम हो रहा है। ठीक, अब देखिए टैक्सेस दैट विल बी सबमर्ज्ड, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जुड़ गए हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके अंदर आते हैं। ठीक, यह हमें याद रखना है। देखिए सेंट्रल लेवल पे, अब ये देखिए ये मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से हैं, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये सारे टैक्सेस थे जो हमारे सेंटर से आते थे और ये अब जुड़ गए हैं जीएसटी के अंदर। स्टेट लेवल पे क्या था, देखिए स्टेट लेवल पे था वैट और सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, जितने भी थे ये सब जीएसटी के अंदर ही आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। पहली बार जीएसटी आया कहाँ से निकल के, ठीक है, जीएसटी का फंडा कहाँ बना। तो जीएसटी का पहला जो सबसे फंडा बना था वो बना था फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। और देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया में अभी आया है, ठीक है, बहुत पुराने से ये इंडिया में चलता हुआ आया है, बस ये है कि लागू नहीं हो पाया। जैसे 1999 में एनडीए सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई थी, फाइनेंस मिनिस्टर थे जो वेस्ट बंगाल के असीम दासगुप्ता, ठीक है, उनके अंडर में, और उन्होंने उनसे कहा गया था कि जीएसटी का एक मॉडल बना के तैयार कीजिए। ठीक है, 1999 में ही जीएसटी की एक कहते ना एक मॉडल बनाना स्टार्ट हो गया था। 2003 में फिर एनडीए गवर्नमेंट ने ही क्या किया था, एक टास्क फोर्स बनाई थी विजय केलकर की रिकमेंडेशन से, और उन्होंने कहा था कि टैक्स रिफॉर्म करना है और एक जो जीएसटी है उसको रोल आउट करना है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था, ये थे 12वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये उनका एक टारगेट था, पर उस वक्त कुछ नहीं हो पाया, ये सब पेंडिंग चला गया। ठीक, उसके बाद देखिए जीएसटी लेजिस्लेशन, मतलब जीएसटी में कानून कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, तो जीएसटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 122वां अमेंडमेंट बिल जो आया था, बिल पास हुआ था 122वां अमेंडमेंट बिल। ठीक है, 2014 में हुआ था, जो जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था संविधान के अंदर। ठीक है, मतलब 122वां अमेंडमेंट बिल आया था। ठीक है, और वो एक्ट नहीं, देखिए बिल बना है, बिल की बात कर रहे हैं, अभी एक्ट नहीं है, अभी सिर्फ एक बिल है जो पास होना बाकी है। ठीक है, 2014 में 122वां अमेंडमेंट बिल आया था जो जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 2016 में 101वें अमेंडमेंट के रूप में हमारा जीएसटी लागू होता है 8 सितंबर 2016
16 को, जो हमारे राष्ट्रपति एसेसिनेटेड करते हैं उसे, ठीक है। तो मतलब 122वां अमेंडमेंट बिल था और 101वां अमेंडमेंट एक्ट है वो, ठीक है। पूछा जाएगी जीएसटी क्या है, 101वां अमेंडमेंट एक्ट। और 100वां तो क्या था, बांग्लादेश बाउंड्री वाली जो थी बिल, ठीक है। 100वां हमारा अमेंडमेंट बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर था, ठीक। उसके बाद देखिए अब आता है कि कौन कौन से चेंजेस आएंगे बहुत बड़े, ठीक है, हमारे संविधान के अंदर अगर जीएसटी लागू होता है तो कहाँ कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए अगर जीएसटी लागू होता है तो हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7, ठीक है, इनके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक। और 2 नए आर्टिकल बन के तैयार होंगे, आर्टिकल 246A और 269A, ठीक है। चेंजेस कहाँ पर आए, 6वें और 7वें शेड्यूल में, और 2 आर्टिकल नए आ गए 246 और 269A, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए मेजर कंपोनेंट ऑफ जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट के अंदर क्या 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 कम मेजर कंपोनेंट हैं, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर आता है। देखिए अगर CGST, SGST, IGST, देखिए ये बिल्कुल वही सारे टैक्सेस हैं जिनको मिलाकर जीएसटी में जोड़ दिया गया है। जैसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सेंटर के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। SGST ये स्टेट को जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये क्या है, ये इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई, जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएंगे तो भाई एक स्टेट तो अपना सर जीएसटी ले रही है, तो फिर दूसरी स्टेट भी अपना जीएसटी लेगी, ठीक है। उसी टोटल जीएसटी में से कुछ पार्टीशन वो लेगी, ठीक है। वो क्या है, वो जो बटेगा ना वो जीएसटी, जैसे आप देखिए पहले सेंटर से कुछ माल आया, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, मतलब 3 जगहों पे बटना है उसे। आप कौन सा, सेंटर में, स्टेट 1 में और स्टेट 2 में। तो क्या होगा, आपको 28% भरना है ओवरऑल, और वो तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिर आता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आता है यूनियन टेरिटरीज पे भी, ठीक है, कि आप स्टेट पे आप यूनियन टेरिटरी का अलग कितना परसेंटेज जीएसटी का ऊपर है वो अलग है। तो देखिए मतलब ये अलग अलग जो कंडीशन हमारे सामने जीएसटी को बांटने के लिए और जीएसटी को कैसे लगाया जाए उसमें आ सकती हैं। तो ये पूरा है मेजर कंपोनेंट, इसका ध्यान देगा, ठीक है। अगर देखिए हाईएस्ट टैक्स की बात करूँ तो ये है 40%, ठीक है। जीएसटी एक्ट के अंदर जो हाईएस्ट टैक्स गया हुआ है वो है 40%। ये पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट टैक्स कितना है जीएसटी एक्ट के अंदर, तो वो है 40%, ठीक है। अब बात करें हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की, तो जीएसटी इज गवर्न बाय द जीएसटी काउंसिल। देखिए जो जीएसटी है वो हमारा जीएसटी काउंसिल के द्वारा चलाया जाता है, जिसके चेयरपर्सन या चेयरमैन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए, पूछ लिया जा सकता है बाई चांस। देखिए जो हमारे जब जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो है हमारे अरुण जेटली सर, ठीक है। उससे पहले कौन थे, उससे पहले थे हमारे पी चिदम्बरम, ठीक है। पर अब जो कौन है, अब है हमारे अरुण जेटली सर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखिए जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन आता है, जीएसटी काउंसिल के अंदर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आते हैं, और भी लोग आते हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। देखिए क्योंकि जीएसटी स्टेट का भी हो सकता है, इसलिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होगा, ठीक है, जो फाइनेंस को देखेगा, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सारी स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जीएसटी काउंसिल डिटरमाइन डिफरेंट टैक्स रेट स्लैब फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। दीज रेट्स विल बी रिव्यूड बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए अलग अलग टैक्स की कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है, और 0 से लेकर 28% तक है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग आपका जीएसटी लगेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 0%, फिर 5%, फिर 12%, ऐसे सारी बात करेंगे। तो देखिए 0% जो लगाए ना नॉर्मली वो लगाए फूड आइटम पे, जैसे दही, दूध, बटर, मिल्क, ठीक है, आपका फ्लोर, आटा, न्यूज़पेपर और हैंडलूम वगैरह भी, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती हैं। 5% आपका लगा है, देखिए जो 5% आपका जीएसटी लगा है वो फर्टिलाइजर्स पे, कॉफ़ी पे, टी पे, स्पाइसेस मतलब मसाले पे, कोयले के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर। देखिए मतलब ट्रांसपोर्ट, अब कहीं जाना बहुत सस्ता हो सकता है हमारे लिए। 12% आपका लगा है देखिए बटर, ठीक है, घी, नमकीन, सेल फोन्स, ठीक है, ओके।
अब सेल फोन्स भी आपके 12% के अंदर आते हैं, ठीक है। नॉन एसी होटल्स, जो नॉन एसी होटल्स हैं उनके अंदर भी सिर्फ 12% आपका जीएसटी लगेगा। बिजनेस क्लास एयर टिकट, ठीक है, जो बिजनेस क्लास एयर टिकट है उसमें भी अब सस्ता 12% लगेगा। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेल फोन्स और बिजनेस क्लास एयर टिकट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपको याद रखना है। अब 18% की बात करें तो मोस्ट आइटम विल कम इन दिस स्लैब। देखिए 18% के अंदर ही ज़्यादातर आपके आइटम्स आते हैं, जैसे नोटबुक्स, कॉपी किताब, मिनरल वाटर, स्टील प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम सर्विसेज, आईटी सर्विसेज। देखिए अब टेलीकॉम सर्विस और आईटी सर्विसेज का मतलब ज़्यादातर एरिया अब इसने 18% ने घेर लिया है आपका, ठीक है। 28% के अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सब ये मुझे बहुत, मेरा मतलब कहूँ तो मुझे ही देखकर अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि यार 28% पान मसाला के ऊपर लगा है। देखिए वैसे मेरे ख्याल से तो पूरा बंद हो जाना चाहिए, ठीक है, पान मसाला, ये रजनीगंधा और सिगरेट वगैरह बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, इंडिया में बैन हो जानी चाहिए, पर अब नहीं करते हैं वो, सरकार पता नहीं क्या सोचती है। पेंट के ऊपर, शेविंग क्रीम्स के ऊपर, एटीएम, ऑटोमोबाइल्स, चॉकलेट, ठीक है, जिसके अंदर कोकोआ नहीं है, ठीक है, वो चॉकलेट जिसके अंदर कोकोआ नहीं है उसमें 28% आपका जीएसटी लगता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, 5 स्टार होटल और सिनेमाज, मतलब मूवी देखना आपको सस्ता पड़ेगा पर नॉर्मली बाकी जीएसटी से महंगा पड़ेगा, ठीक है। देयर इज ए स्पेशल रेट ऑफ 0.25% ऑन प्रीसियस स्टोन्स, डायमंड्स एंड 3% ऑन गोल्ड। देखिए अब डायमंड्स वगैरह पे 0.25% है आपका और 3% आपका गोल्ड पे लग रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए जीएसटी कुछ स्पेशल नेटवर्क भी हैं, जैसे जीएसटीएन, ठीक है, ये बना था आपका जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। स्पेशल जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन वाज क्रिएटेड फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए बना था। द जीएसटीएन विल प्रोवाइड ए शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। देखिए ये एक तरह से कहते हैं, एक तरह से कंपनी है जीएसटीएन, या कहीं तो एक ग्रुप है, एक नेटवर्क है जो सरकार को, स्टेट को, टैक्स पेयर्स को और जितने भी जो हैं, जो जीएसटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको आपस में जोड़ता है और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं आपके जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी कंप्लायंस, ठीक है, ईजी कंप्लायंस मतलब आपको ईजी अब चीज़ों में राहत मिलेगी, चाहे आपके रेट की बात कर रहे हैं हम, चाहे अलग अलग जो टैक्सेस का झंडा हो रहा था वो सब भी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अब जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत हम इजीली समझ सकते हैं, हमें अलग अलग टैक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अब हमें सिंगल एक टैक्स पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग, ठीक है, रिमूवल ऑफ इनएविटेबल एंड समटाइम्स अनफॉर्सीन चेन। देखिए रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग का मतलब मैं आपको बताऊं, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग का मतलब है कि इतने सारे देखिए टैक्सेस होते हैं अलग अलग तरह की, कि कभी कभार हमें जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चेन बन जाती हैं हम टैक्सेस की, या तो कहूँ कुछ एरर्स की, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ जाती है और हम ध्यान भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो एक छुपा हुआ एक ऐसा कुछ वो ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हाँ यार हम तो नॉर्मली पे कर रहे हैं, हमारा इतना टैक्स लग रहा है, जबकि वो एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे ले लेते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे अब वो, ठीक है। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, अब हमारा हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स बेस। देखिए टैक्स बेस का मतलब क्या है, टैक्स बेस का मतलब ये कि पहले देखिए अलग अलग टैक्सेस लगते थे, एक टैक्स का एक पूरा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन पाता था, पर अब क्या है कि स्ट्रॉन्ग टैक्स का बेस है, इसलिए हायर रेवेन्यू हमारा हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स सिस्टम, देखिए टैक्स सिस्टम में भी हमारी पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी आएगी। कैसे आएगी? पहले क्या था, वही मैंने आपको एग्जांपल देखिए, अलग अलग टैक्सेस होते थे, ठीक है। कभी कभार क्या होता क्या, किसी को टैक्स ज़्यादा आता था, लोग कहीं ना कहीं चोरी कर जाते थे, घपला कर जाते थे, पर अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक सिंगल टैक्स उन्हें भरना है, ठीक है। पहले क्या था कि 4 टैक्स भर दिए, 1 टैक्स नहीं भरा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता था, पर अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी जीएसटी के बारे में। अगर समझ में आई है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।